नमस्कार, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है 1 फरवरी से रेलवे वाले बच्चों के लिए हमने बायोलॉजी का एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया था, जिसमें हम आपको बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा रहे हैं चैप्टर वाइज। अब तक हम ह्यूमन डिसीज, विटामिन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम इन 4 चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके। फिलहाल अभी हम जिस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं उस चैप्टर का नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले आप चैप्टर का नाम लिख लीजिए भैया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात रुधिर परिसंचरण तंत्र। रुधिर परिसंचरण तंत्र। गाइज, इस चैप्टर में मैं आपको 37 क्वेश्चन करवा चुका लास्ट क्लास तक, और लास्ट क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा था उस कॉन्सेप्ट का नाम है ब्लड क्लोटिंग, यानी कि कैसे हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमता है। ब्लड क्लोटिंग एक केमिकल रिएक्शन है, एक रासायनिक अभिक्रिया है जो 3 स्टेप में पूर्ण होती है। उसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। हमारे शरीर में कौन कौन सी प्रोटीन है जो ब्लड क्लोटिंग में सहायक होती है, उन प्रोटीन का नाम मैंने आपको बताया था। हमारे शरीर में ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, उस विटामिन का नाम मैंने आपको बताया था। हमारे शरीर में ऐसा कौन सा मिनरल्स है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है, उस मिनरल्स का नाम मैंने आपको बताया था। हमारे शरीर में जन्मजात कुछ फैक्टर होते हैं जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं, तो उन फैक्टरों के नाम मैंने आपको बताए थे भैया। और उससे संबंधित लास्ट क्लास में हमने बहुत अच्छे से जो रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी जेई में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन किए थे। तो 37 क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 38 से। और आपने सुना होगा जैसे कि मानव का जो परिसंचरण तंत्र होता है वो दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। मछलियों में जो परिसंचरण तंत्र पाया जाता है वो एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जैसे कि उभयचर और जो सरीसृप होते हैं उनमें अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो आज इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे, और यहाँ से जो और क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है उन सभी क्वेश्चनों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। तो ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 38। देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है कि निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। ये हृदय है भैया, हृदय से होकर गुजरता है। आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर 1 मत्स्य। मत्स्य का मतलब होता है मछली, पक्षी जो उड़ते हैं। सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है स्तनधारी। स्तनधारी जैसे कि हम स्तनधारी है, जो हम अपने बच्चों को दूध पिला सकती है, वो सभी स्तनधारी में आते हैं भैया। कुछ एग्जाम्पल अच्छे हैं स्तनधारियों में, जैसे कि डॉल्फिन है, व्हेल मछली है, ये सब स्तनधारी में आते हैं। उनके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन एक स्तनधारी है। तो डॉल्फिन और व्हेल मछली आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने। स्तनधारी ऑप्शन नंबर बी में पक्षी और मत्स्य। ऑप्शन नंबर सी है स्तनधारी, मत्स्य, सरीसृप। ऑप्शन नंबर डी है स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, 29/9/2022 को पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। मैं एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ता हूं, फिर इसका आंसर देना है आपको। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। किन प्राणियों में गुजरता है, ये आपके ऑप्शंस है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर डी, स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप। अब ध्यान से समझना, परिसंचरण तंत्र जो होता है ना, परिसंचरण तंत्र ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक होता है एकल परिसंचरण तंत्र, दूसरा होता है दोहरा परिसंचरण तंत्र, दोहरा परिसंचरण तंत्र, सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, और एक होता है अपूर्ण परिसंचरण तंत्र।
अपूर्ण परिसंचरण तंत्र, इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, या अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र भी आप कह सकते हो। तो ये 3 प्रकार का होता है। पहले मैं आपको इनके एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी यहाँ से। तो एकल परिसंचरण तंत्र का उदाहरण है भैया मत्स्य, यानी कि मछली। मत्स्य का मतलब क्या हो गया? मछली हो गया। मछली के शरीर में एक चक्कर में, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है, प्रत्येक चक्कर में हृदय से होकर सिर्फ एक बार ब्लड गुजरता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कैसे गुजरता है अभी मैं आपको बता दूंगा। तो ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें एक चक्कर में, यानी कि प्रत्येक चक्कर में हृदय से होकर अगर एक बार ब्लड गुजरता है तो वो होता है एकल परिसंचरण तंत्र। और प्रत्येक चक्कर में अगर 2 बार हृदय से होकर ब्लड गुजर रहा है तो वो होता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। और अपूर्ण परिसंचरण तंत्र क्या होता है? ऐसा परिसंचरण तंत्र जिसमें हृदय से होकर 2 बार तो ब्लड गुजरता है, लेकिन भैया मिक्स, यानी कि जो मिश्रित ब्लड होता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त दोनों प्रकार का ब्लड भैया गुजरता है, इसलिए इसे अपूर्ण परिसंचरण तंत्र कहा गया। अभी मैं आपको बताऊंगा डायग्राम की सहायता से एक एक चीज के बारे में। तो एकल परिसंचरण तंत्र यानी कि सिंगल सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है उसका उदाहरण क्या है? मछली। ओके, दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण का उदाहरण है भैया, मैं आपको बता दूं, दोहरा परिसंचरण का उदाहरण होता है स्तनधारी, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता, मनुष्य, वो सब स्तनधारी में आते हैं। डॉल्फिन, व्हेल, तो आप अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। मानव, डॉल्फिन, व्हेल, चमगादड़, ये एग्जाम्पल अक्सर आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन स्तनधारियों के पास में ही पक्षी और लिख लेना, क्योंकि दोहरा परिसंचरण में भैया स्तनधारी और सभी ही पक्षी आते हैं, जिनमें एक चक्कर में, यानी कि प्रत्येक चक्कर में भैया हृदय से होकर 2 बार ब्लड गुजरता है। अपूर्ण परिसंचरण तंत्र, इसमें भैया सरीसृप, सरीसृप का मतलब होता है ऐसे जीव जो रैंकर चलते हैं वो सभी सरीसृप में आते हैं, जैसे कि छिपकली हो गए, सांप हो गए, और एक उभयचर जो पानी में भी रह सकते हैं और धरती पर भी रह सकते हैं। ऐसे जीवों को कहा जाता है उभयचर, जैसे कि मेंढक। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? मेंढक, सांप और छिपकली। तो एकल परिसंचरण मछली, दोहरा परिसंचरण स्तनधारी और पक्षी, और अपूर्ण परिसंचरण तंत्र सरीसृप और उभयचर, ये आपको याद रखने हैं। अब ये कैसे, तो एकल परिसंचरण तंत्र कहलाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या होता है, अपूर्ण परिसंचरण तंत्र क्या होता है, इनके बारे में बेसिक मैंने आपको बता दिया कि प्रत्येक चक्कर में हृदय से होकर 1 बार ब्लड गुजर रहा है तो एकल परिसंचरण तंत्र है, 2 बार गुजर रहा है प्रत्येक चक्कर में तो दोहरा परिसंचरण तंत्र है। इस अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र कह दीजिए या अपूर्ण परिसंचरण तंत्र कह दीजिए, इसमें क्या होता है, प्रत्येक चक्कर में जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, वो हृदय से 2 बार तो गुजरता है इसमें, लेकिन 1 बार मिक्स होकर गुजरता है भैया। अब वो कैसे गुजरता है अभी मैं डायग्राम की सहायता से सब आपको समझाने वाला हूँ। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लीजिए। मैंने बताया उस आधार पर निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्कर के दौरान रक्त जो होता है वो 2 बार हृदय से होकर के गुजरता है? तो मछलियों में नहीं गुजरता, सिर्फ मछलियों में 1 बार ही गुजरता है भैया प्रत्येक चक्कर में। तो जिसमें मछली है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। पहले में मत्स्य है, मछली है, ये गलत हो गया। इसमें भी मत्स्य है तो ये भी गलत हो गया। तीसरे में मत्स्य है तो ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप। स्तनधारी और पक्षी दोहरा परिसंचरण तंत्र है, प्रत्येक चक्कर में 2 बार भैया ब्लड गुजरता है हृदय से होकर के। और सरीसृप भैया अपूर्ण परिसंचरण तंत्र, इसमें 2 बार होकर तो गुजरता है लेकिन मिश्रित होकर के गुजरता है। अब आइए डायग्राम की सहायता से एक एक के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये कॉन्सेप्ट याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से भैया आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, मैं कराने को तो आपको सिर्फ इस कॉन्सेप्ट पर आधारित एक ही क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा करके देखते हो रेलवे के, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है और आपको ये बताना है कि वास्तविकता में ऐसे क्वेश्चन भी पूछा गया है। अब आप सोच लीजिए, यहाँ से आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है तो उसका मतलब ये है कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। आइए एकल परिसंचरण के बारे में समझते हैं, दोहरा परिसंचरण के बारे में समझते हैं और अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र के बारे में समझते हैं। सबसे पहले एकल परिसंचरण। एकल परिसंचरण तंत्र, सिंगल सर्क्यूलेटरी
सिस्टम। ये शरीर है भैया मछलियों का। अब इस शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त जा रहा है। अशुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम। ऊपर आलिंद होता है, ये आलिंद है भैया, और नीचे वाला नीले। तो आलिंदी में आता है यह अशुद्ध रक्त, फिर इस नीले में चला जाता है, और नीले में जाने के बाद में अभी तक अशुद्ध रक्त ही है। फिर यहाँ पर होता है भैया क्लोम। ये क्या है? ये क्लोम कह दीजिए या फिर गिल कह दीजिए। इसमें क्या होता है? इसमें भैया रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो ये जो अशुद्ध रक्त आया है, ये जो अशुद्ध रक्त आया है, ये भैया इस क्लोम में या गिल में शुद्ध रक्त में कन्वर्ट हो जाता है। अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त में कन्वर्ट हो जाता है। शुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज़्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो, और ये वापस शरीर में चला जाता है। तो ये भैया शुद्ध रक्त है, ये भैया शुद्ध रक्त है। तो देख लीजिए, इसमें एक चक्कर हुआ है कंप्लीट। हृदय से होकर कितनी बार ब्लड गुजरा? एक बार होकर के ब्लड गुजरा। भाई शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त आया, आलिंद में गया, फिर नीले में गया, नीले के बाद में यहाँ पर क्लोम या गिल में आया, यहाँ पर रक्त का शुद्धिकरण हुआ और यह शुद्ध रक्त में कन्वर्ट हुआ। शुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा चुका, अगर यह चैप्टर आप मेरे साथ शुरू से पढ़ रहे हैं तो। इसलिए कहता हूं कि अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो जाकर देख लेना भैया, मैंने वहां पर एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझाया है आपको। अगर आप शुरुआत से नहीं देखते हो तो कहीं ना कहीं फिर पीछे रह जाते हो, फिर आप कहते हो कि मैं समझ में नहीं आया। समझ में कैसे आएगा? क्योंकि आपने शुरू से तो क्लास देखी नहीं है, और शुरू से नहीं देखते हो तो भैया पीछे तो रहना ही रहना है। तो एकल परिसंचरण तंत्र समझ में आ गया आपको? देख सकते हो आप, एक चक्कर में सिर्फ जो ब्लड है वो आपके हृदय से सिर्फ एक बार होकर गुजर रहा है भैया। पहले आलिंद में आया, फिर नीले में चला गया। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्कर के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है? भैया मछलियों में नहीं गुजरता, तो मछली वाले ऑप्शन जो भी थे वो मैंने काट दिया। लास्ट एंड फाइनल हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने जरूरी है भैया। अब दोहरा परिसंचरण तंत्र देख लेते हैं वो कैसे काम करता है। तो एकल परिसंचरण तंत्र आपको समझ में आ गया। दोहरा परिसंचरण तंत्र इंपॉर्टेंट है क्योंकि मानव का जो परिसंचरण तंत्र होता है वो दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि दोहरा परिसंचरण तंत्र। आपको पता है हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। मैं रफली डायग्राम बनाकर आपको हर हमेशा हृदय का डायग्राम बनाकर दिखाता हूँ, ये रफ के जैसा रफली डायग्राम, ऐसे नॉर्मल समझाने के लिए। मान लीजिए ये आपका हृदय, ये दायां आलिंद है, ये दायां नीले, ये आपके चैम्बर है, दायां आलिंद दायां नीले, ये बायां आलिंद है और ये बायां नीले। ये चैप्टर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है भैया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाला। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस चैप्टर का जाकर पढ़ लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे शरीर के अंगों से, ये हमारा शरीर है, इसके अंगों से अशुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध रक्त आता है आपके हृदय के पास। कौन लेकर के आता है? सबसे बड़ा सिरा लेकर के आता है, लेकिन अभी वो बताने का टाइम नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे प्रत्येक चक्कर में ब्लड जो होता है वो हृदय से 2 बार होकर गुजरता है। तो सबसे पहले आपके शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त आया, किसके पास? दायां के पास। दायां आलिंद और दायां नीले के बीच में एक वाल लगा होता है, उस वाल की सहायता से ये जो ब्लड है वो दायां आलिंद से दायां नीले में आ जाता है। और दायां नीले में भी एक वाल लगा होता है जिसकी सहायता से जो ब्लड होता है वो आपके लंग्स के पास चला जाता है। दिख रहा है? आपके लंग्स के पास चला जाता है। नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, थोड़ा इधर बना के, क्योंकि रफली डायग्राम है। ये रहा आपके लंग्स, लंग्स के पास चला गया भैया ये अशुद्ध रक्त। और लंग्स क्या करता है? इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करता है, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण करता है। तो ये जो भी ब्लड आया है ये भैया अशुद्ध रक्त है, ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा है। तो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ा दी, तीर का निशान ऊपर की तरफ कर दिया, तो उसका मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा है, तो भैया अशुद्ध रक्त है।
तो ये जो रक्त आया है आपके लंग्स के पास, आपके फेफड़ों के पास, वो अशुद्ध रक्त आया है। फिर भैया वापस आपके इन फेफड़ों से अब लंग्स ने क्या किया, इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भैया जो ब्लड गया है ये आपके फेफड़ों से, ये बायां आलिंद के पास जो ब्लड गया है ये प्योर ब्लड है, ये शुद्ध रक्त है। शुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज़्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। फिर बायां आलिंद तक ये ब्लड आ गया आपके फेफड़ों से। बायां आलिंद और बाएं नीले के बीच में एक वाल लगा होता है जो ब्लड को, याद रखना आपके हृदय में जो बाल होते हैं वो ब्लड को विपरीत दिशा में जाने से रोकते हैं। तो बायां आलिंद से इस वालों की सहायता से बाएं नीले में पहुंच जाता है कौन, ये ब्लड। और यहाँ पर जो ब्लड आया है वो शुद्ध रक्त है, ऐसा रक्त जिसमें कार्बन ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। तो मैं ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा कर देता हूँ तो उसका मतलब समझ लेना कि भैया क्या है, ये शुद्ध रक्त है। और फिर यहाँ पर भी एक वाल लगा होता है जिसकी सहायता से वापस हमारे शरीर के अंगों के पास चला जाता है ये शुद्ध रक्त। तो आप देख सकते हो चक्कर एक ही हुआ है, चक्कर एक ही हुआ है। यहाँ पर भी शरीर के अंग है, वहां पर भी शरीर के अंग है। सबसे पहले शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त आया, आपके हृदय के पास आया, हृदय के दायां आलिंद में आया, दायां आलिंद से दाएं नीले में ब्लड गया और दाएं नीले से आपके खापे गया आपके फेफड़ों के पास, फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण हुआ, फिर शुद्ध रक्त वापस बायां आलिंद में गया, फिर बायां नीले में गया और फिर वापस शरीर के अंगों के पास चला गया। तो प्रत्येक चक्कर तो एक ही हुआ है, लेकिन एक चक्कर में आपके हृदय से होकर 2 बार ब्लड गुजर रहा है भैया। कितनी बार होकर गुजर रहा है, 2 बार होकर ब्लड गुजर रहा है। इसलिए भैया ये होता है दोहरा परिसंचरण तंत्र। अभी दोहरा परिसंचरण तंत्र किस किस में होता है, सेम इसी तरीके से। और जितने भी पक्षी हैं उन सभी पक्षियों में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मानव में भी जितने भी स्तनधारी है उन सभी स्तनधारियों में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिनके एग्जाम्पल अभी मैं आपको लिखवा के आ चुका। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से किस में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और ऑप्शन भैया अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से भैया हमारा दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। इतनी बात क्लियर है? ओके। अब अपूर्ण परिसंचरण तंत्र के बारे में और समझ लेते हैं डायग्राम की सहायता से, क्योंकि ये सी बात है आपको कोई नहीं बताएगा भैया इतने अच्छे तरीके से। पढ़ लीजिए, बहुत काम की चीजें हैं। तो मिटा दो इसको। ओके। अब देखिए इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम, अपूर्ण परिसंचरण तंत्र या अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र भी आप कह सकते हो इसे। इसमें क्या होता है, मान लीजिए शरीर के अंग है और इन शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त आता है। कैसा रक्त आता है? अशुद्ध रक्त आता है। अब यहाँ पर क्या होते हैं, 2 तो आलिंद होते हैं। एक होता है दायां आलिंद जो आप देख सकते हो, और दूसरी तरफ होता है बायां आलिंद। और नीचे की तरफ एक ही नीले होता है भैया। तो इसमें क्या है, इसमें अशुद्ध रक्त, शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त सबसे पहले दायां आलिंद में आता है। इसमें दायां आलिंद से इस नीले में चला जाता है, और इस नीले से कहाँ चला जाता है, फिर इस नीले से चला जाता है आपके लंग्स के पास, आपके फेफड़ों के पास। आपके नहीं, जो अपूर्ण परिसंचरण तंत्र के उदाहरण है जैसे कि सरीसृप और भैया उभयचर, उनके शरीर में। और लंग्स में क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है गैसों की अवस्था में। तो ये जो अशुद्ध रक्त आया है ये शुद्ध रक्त में कन्वर्ट हो जाता है, और शुद्ध रक्त में कन्वर्ट होकर के वापस लंग से कहाँ चला जाता है, बायां आलिंद के पास चला जाता है। तो ये जो रक्त गया है ये शुद्ध रक्त गया है भैया, ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। अशुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। तो बायां आलिंद में चला गया। अब बायां आलिंद के पास जाने के बाद में भैया वापस ये नीले में चला जाता है। अब इस नीले में कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर भी है और ऑक्सीजन युक्त रुधिर भी है, यानी कि इसमें अशुद्ध रक्त भी है और शुद्ध रक्त भी है, मिक्स वाला ब्लड है भैया। और फिर उसके बाद में वापस यहां से इस नीले से वापस शरीर के अंगों के पास चला जाता है, ये ब्लड मिक्स होकर के। तो आप देख सकते हो इसमें चक्कर तो हुआ है भाई, इसमें चक्कर तो हुआ है। 2 बार आपके हृदय से होकर के ब्लड आया है, 2 बार आपके हृदय में ब्लड आया है एक चक्कर में, लेकिन यहाँ पर नीले से होकर गया है, एक ही नीले है भैया, यहाँ पर मिश्रित ब्लड गया है। इसलिए इस वजह से
इसको अपूर्ण परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। ये पाया जाता है सरीसृप और उभयचर में, जैसे कि सांप, छिपकली, मेंढक, इन सब में पाया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना जरूरी है भैया। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं आप पीछे हैं अभी तक। ये सारी चीजें क्लियर है, तो आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो बिना कॉन्सेप्ट के। कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है, ऐसी बात नहीं है। मैंने अब तक आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा दिए, जैसे कि ब्लड प्रेशर के बारे में बताया था, रक्तदाब के बारे में बताया था, रक्तचाप के बारे में बताया था, उच्च रक्तचाप क्या होता है, निम्न रक्तचाप क्या है, ब्लड वेसल्स के बारे में बताया था, रुधिर वाहिकाओं के बारे में बताया था, जिसमें हमने आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज पढ़ी थी। हृदय की कार्यप्रणाली मैंने आपको पढ़ाई थी, और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ाया था, रक्त बिंबाणु के बारे में पढ़ाया था, ब्लड क्लोटिंग के बारे में बताया था, किस तरीके से हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमता है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था। और भी बहुत सारी चीज़ें बताई थी इस चैप्टर में। धीरे धीरे करके हम एक एक करके, अब आरबीसी रह रहा है हमारा, डब्ल्यूबीसी रह रहा है, प्लाज्मा रह रहा है, इनके बारे में और पढ़ेंगे, इनसे संबंधित और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी तो ये मान लीजिए कि 50% ये चैप्टर हुआ है, लगभग इसमें हम 100 क्वेश्चन के आसपास करेंगे। तो 38 क्वेश्चन हो गए, 45 क्वेश्चन तक आज पहुंचने की कोशिश करेंगे। टाइम रहता है तो हमारे पास, और भी बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन 45 क्वेश्चन तक तो पहुंचने की जरूर हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अब सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मुझे ये कॉन्सेप्ट सिखाना था, ये कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिया है आपको। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि अगर इस चैप्टर की आपने शुरू से क्लास नहीं देखी है तो शुरू से क्लास देखिए। दूसरी बात, अगर ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है थ्योरी वाला, तो भैया आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ लेना, ताकि आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि हृदय की धड़कन का पता लगाने में निम्न में से कौन सा यंत्र सहायक होता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए स्टेथोस्कोप, ऑप्शन नंबर बी है स्पाइरोमीटर, ऑप्शन नंबर सी है थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर डी है स्पेग्मोमेनोमीटर। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2/9/2022 को। बताइए, ये क्वेश्चन की जानकारी मैं आपको पहले भी दे चुका। जब मैंने आपको ब्लड प्रेशर, रक्तचाप या रक्तदाब वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था, तो उस समय भैया मैंने आपको इस चैप्टर के बारे में बताया था, सॉरी इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर सिखाया था। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हृदय की धड़कन का पता लगाने के लिए, हृदय की जो धड़कन होती है उसका पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र सहायक होता है, तो भैया ये होता है स्टेथोस्कोप। स्पाइरोमीटर जो होता है, इससे भैया जो श्वसन दर होती है, जो श्वसन दर होती है उसका पता लगता है, ठीक है। थर्मामीटर तापमान मापने में सहायक होता है, और जो स्पेग्मोमेनोमीटर है वो बीपी कि भैया ब्लड प्रेशर जो होता है ना, रक्तचाप या रक्तदाब, उसको मापने में सहायक होता है स्पेग्मोमेनोमीटर। तो अगर आपसे बीपी के बारे में पूछे तो स्पेग्मोमेनोमीटर बता देना राइट आंसर, तापमान के बारे में पूछे तो थर्मामीटर बता देना, श्वसन दर के बारे में पूछे तो स्पाइरोमीटर बता देना, और स्टेथोस्कोप के बारे में पूछे तो हृदय की धड़कन के बारे में बता देना। इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 2/9/2022 को। आ गए समझ में? ओके, तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। चले भैया, ओके। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि जो एक वयस्क मानव होता है ना, उसके हृदय का औसतन वजन कितना होता है। लगभग में आपसे पूछा गया है, लगभग में कितना होता है भैया, 300 ग्राम होता है। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 3/3/2021 को। सिंपल है, क्या करना है इस क्वेश्चन में, क्या जानकारी उपलब्ध करानी। लगभग में 380 ग्राम का होता है, सॉरी 300 ग्राम का होता है। महिलाओं में थोड़ा कम होता है, 270 से 280 ग्राम आप बता सकते हो। औसतन 300 ग्राम आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चले। ओके, देखिए भैया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन कम कर लेंगे भैया हम, लेकिन हम एक एक कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन को करने वाले हैं। वैसे तो मैं आपको डब्ल्यूबीसी के बारे में अलग पर्सनल बताता, लेकिन अब ये क्वेश्चन आ गया है बीच में तो मैं आपको करवा देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ल्यूकोसाइट, ऑप्शन नंबर बी है कॉन्ड्रोसाइट, ऑप्शन नंबर सी है लिम्फोसाइट, ऑप्शन नंबर डी है मोनोसाइट। और ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है 14/3/2021 को। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर बी कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट उपास्थि में पाई जाने वाली एक कोशिका है, बल्कि जो ल्यूकोसाइट है, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, ये भैया आपके डब्ल्यूबीसी के प्रकार है। डब्ल्यूबीसी के प्रकार है भैया, ये क्या है, डब्ल्यूबीसी के प्रकार है। देखिए आपकी जो डब्ल्यूबीसी होती है ना, इस डब्ल्यूबीसी को दो भागों में बांटा गया है। एक है ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी यानी कि कणिका में डब्ल्यूबीसी, और दूसरी होती है ए ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी यानी कि कणिका में डब्ल्यूबीसी। अब बात आती है कि ये कणिका में डब्ल्यूबीसी और ये अकणिका में डब्ल्यूबीसी है क्या। तो कणिका में डब्ल्यूबीसी ऐसी डब्ल्यूबीसी होती है जिसकी पृष्ठीय सतह पर छोटे छोटे कण मौजूद हो। ऐसी डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी यानी कि कणिका में डब्ल्यूबीसी। मैंने आपसे क्या कहा, ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसकी पृष्ठीय सतह पर छोटे छोटे कण मौजूद हो, ऐसी डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी। जैसे कि मान लीजिए आपको डायग्राम दिखाई देगा तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर आप देखोगे गूगल पे सर्च करके देखोगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। जैसे कि ये डब्ल्यूबीसी है, बीच में केंद्रक होता है, जैसे कि मैं भर देता हूँ। अलग अलग डब्ल्यूबीसी का अलग अलग केंद्रक होता है, तो मैंने वैसे ही बनाया। तो आपको इसे पृष्ठीय सतह पर इसे छोटे छोटे कण मौजूद दिखाई देंगे। तो ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसकी पृष्ठीय सतह पर छोटे छोटे कण मौजूद हो, ऐसी डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी। और अकणिका में डब्ल्यूबीसी ऐसी डब्ल्यूबीसी होती है जिसकी पृष्ठीय सतह पर कोई भी छोटा छोटा कण मौजूद नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई डब्ल्यूबीसी है, उसके बीच में एक केंद्रक है, तो केंद्रक तो होगा, लेकिन इसमें ये छोटे छोटे कण जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये नहीं होंगे भैया। तो यहाँ से आपको इनकी परिभाषा समझ में आनी चाहिए। ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसकी पृष्ठीय सतह पर छोटे छोटे कण मौजूद हो, ऐसी डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ग्रेन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी यानी कि कणिका में डब्ल्यूबीसी। ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसकी पृष्ठीय सतह पर कोई भी छोटा छोटा कण मौजूद नहीं है, ऐसी डब्ल्यूबीसी होती है भैया एक ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी यानी कि अकणिका में डब्ल्यूबीसी। इतनी बात क्लियर है, मिटा दो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कणिका में डब्ल्यूबीसी क्या होती है, तो ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसकी पृष्ठीय सतह पर छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं, ऐसी डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है कणिका में डब्ल्यूबीसी। और आगे लग गया है अकणिका में डब्ल्यूबीसी, तो ऐसी डब्ल्यूबीसी जिसकी पृष्ठीय सतह पर कोई भी छोटा छोटा कण मौजूद ना हो, वो होती है अकणिका में डब्ल्यूबीसी। अब ये जो कणिका में डब्ल्यूबीसी होती है ये 3 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली होती है न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी, नहीं पहली होती है इसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी, इसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी। दूसरी होती है भैया बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी, बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी। और तीसरी होती है भैया न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी। और इधर बात करें हम अकणिका में डब्ल्यूबीसी में, तो ये ऐसी डब्ल्यूबीसी होती है जिसकी पृष्ठीय सतह पर कोई भी छोटा छोटा कण मौजूद नहीं होता। और ये 2 प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। पहली होती है मोनोसाइट, पहली होती है मोनोसाइट्स, और दूसरी होती है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिया गया है एक ल्यूकोसाइट का दिया हुआ है, तो ये रहा भैया आपका ल्यूकोसाइट। कहाँ गया? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इसिनोफिल्स, बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी। ल्यूकोसाइट की जगह पे लिम्फोसाइट था भैया, शायद नहीं, ये ऑप्शन में नहीं है। तो 2 तो आपको ऑप्शन में मिल गए भैया, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये 2 तो आपको ऑप्शन में मिल गए। अभी ल्यूकोसाइट के बारे में भी बताते हैं। तो ये तो 2 आपको ऑप्शन में मिल गए। किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहां तक की बात समझ में आई क्या? कणिका में डब्ल्यूबीसी 3 प्रकार की होती है, इसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी, बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी और न्यूट्रोफिल्स डब्ल्यूबीसी।
और जो एकनिका में डब्ल्यूबीसी होती है वो दो प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इन सभी डब्ल्यूबीसी में से सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, यानी कि अगर आपको ऑप्शन इनमें से कोई 5 ऑप्शन है, 5 डब्ल्यूबीसी के प्रकार है ये भाई, कणिका में डब्ल्यूबीसी के 3 प्रकार है और एकनिका में डब्ल्यूबीसी के 2 प्रकार है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इनमें से सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो भैया मोनोसाइट है। ये जो मोनोसाइट होती है ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। ये क्या है? सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है। और अगर हम बात करें लिम्फोसाइट की, तो लिम्फोसाइट जो है वो सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है आकार में बता रहा हूं मैं आपको, ये भैया सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी है। तो सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी हो गई? मोनोसाइट्स। और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी हो गई भैया? लिम्फोसाइट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो भैया वो होती है न्यूट्रोफिल्स। ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है, लगभग 60 से 65% होती है। सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कितने परसेंट में होती है? तो ये होती है भैया 60 से 65% में। और सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली जो डब्ल्यूबीसी होती है वो होती है बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी, 0.1 से लेकर के 0.5% में होती है। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन चीजों का, फिर मैं आपको बताता हूं भैया कि ल्यूकोसाइट एक्चुअली में है क्या। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? ओके भैया, देखिए भैया, बोलो यहां तक की चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? 2 ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता चुका, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के बारे में, कि ये दोनों डब्ल्यूबीसी के प्रकार है। कॉन्ड्रोसाइट जो है वो उपास्थि में पाई जाने वाली एक कोशिका है। अब ल्यूकोसाइट के बारे में बात करते हैं। तो पहले ये आपको समझ में आ गया सब कुछ। सबसे बड़ी पूछे अगर आपसे आकार में, तो सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है मोनोसाइट, और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी जो होती है वो होती है लिम्फोसाइट। और भैया मात्रा में पूछे कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है, तो न्यूट्रोफिल्स है, जो कि 60 से 65% मात्रा में पाई जाती है। और सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली जो डब्ल्यूबीसी है वो है बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी। तो इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? इतनी आ गई? ओके। अब देख लीजिए भैया, ल्यूकोसाइट के बारे में मैं आपको और बता देता हूँ। मैं ल्यूकोसाइट के बारे में और बता देता हूं कि एक्चुअली में ल्यूकोसाइट है क्या। ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है भैया आपके एग्जाम में। देखिए जो आरबीसी होती है ना, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिका। अरे भैया ये जो ब्लड की जो सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त बिंबाणु भी कहा जाता है। तो इस आरबीसी को हम साइंस में क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट कहते हैं, इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। और प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। तो ये इनके भैया साइंस में नाम है, आप कह सकते हैं वैज्ञानिक नाम है। आरबीसी के बारे में पूछे तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रो का मतलब क्या है? इरिथ्रो का मतलब होता है लाल, और साइट का मतलब क्या होता है? साइट का मतलब होता है कोशिका। तो वह कोशिका जो आपके ब्लड में है और लाल रंग की है वो होती है आरबीसी। ल्यूको का मतलब होता है श्वेत, और साइट का मतलब होता है कोशिका। तो वह कोशिका जो आपके ब्लड में है श्वेत रंग की है, यानी कि सफेद रंग की है, वो होती है डब्ल्यूबीसी। थ्रोम्बो का मतलब होता है जो रक्त का थक्का जमा दे, जो रक्त का थक्का जमा दे। और साइट का मतलब होता है कोशिका। वह कोशिका जो आपके ब्लड में है और जो रक्त का थक्का जमा दे, वो कोशिका होती है थ्रोम्बोसाइट कोशिका, यानी कि प्लेटलेट्स। तो ये कुछ इनके नाम है भैया, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। तो इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? आज यहीं तक रखते हैं भैया, आज यहीं तक रखते हैं। कोई बात नहीं, 41 क्वेश्चन हुए हैं, कल हम ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। कल कॉन्सेप्ट बहुत कम सिखाएंगे आपको, कल जो बेसिक क्वेश्चन है उन बेसिक क्वेश्चनों पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। इतनी बात क्लियर है? ओके। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भैया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। और हाँ, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना भैया। बाय बाय।